डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी या एमडीयू यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड बीएड कॉलेजेस हैं, पेपर्स के नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा पेपर्स है, हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि रात का टाइम है और ट्राई तो बहुत किया, लेकिन हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि जो बीएड का फर्स्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का पेपर्स का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। दूसरा है पेपर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। थर्ड पेपर है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। और पेपर फोर्थ में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। पार्ट बी का पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ये बी पार्ट है। पार्ट ए पेपर फिफ्थ पेपर के पार्ट ए का जो पेपर्स का नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर बी पार्ट बी जो है फिफ्थ का पार्ट बी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपके सिलेबस सेकेंड ईयर में। और इस पेपर के अलावा आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें 16 वीक्स का आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज इंटर्नशिप इंक्लूडेड है सेकेंड ईयर में। इसके अलावा आपको स्कूल टीचिंग के लिए 12 डेज मिनिमम स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके अलावा आपको जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, इंटर्नशिप फाइल उसको भी प्रिपेयर करना है। दोनों टीचिंग जो आपके फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में जो टीचिंग सब्जेक्ट थे, उन दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स के आपको लेसन प्लान पाठ योजना कंप्लीट करनी होगी। अब प्रश्न उठता है कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज में होता क्या है। जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है वो 16 वीक्स का एक प्रशिक्षण रखा है। 16 सप्ताह का स्कूल में आपको जाना है और स्कूल की सारी गतिविधियों में प्रेयर से लेकर के सेशन एंड तक आपको वहाँ उपस्थित रहना है और सब तरह की एक्टिविटीज में आपको क्रियाकलापों, शिक्षण एवं गैर शैक्षणिक कार्यों में भी आपको भाग लेना है। प्रेयर से लेकर, प्रार्थना से लेकर के और समाप्त होने तक, कक्षाओं के समाप्त होने तक आपको वह रुकना होगा। इसलिए किया गया है कि कम से कम आप लोग सीखे वहाँ जा कर के कि एक शिक्षक को, स्कूल विद्यालय शिक्षक को कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है स्कूल में जा कर के। इसलिए ये 16 सप्ताह का जो पाठ्यक्रम रखा गया है आप सभी के लिए, आप जाए वहाँ सीखे, अनुभव प्राप्त करें। आप वहाँ जा कर के जो सीखेंगे उसको अपने व्यवहार में उतारेंगे और कल आप एक अच्छे अध्यापक बनेंगे
तो सारी कुशलताएं आप में निहित होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा। आज मैंने लाइव क्लास के लिए मैसेज किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से बीच में लाइट ब्रेक हो जाने के कारण कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज है, उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी वी विल ट्राइंग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। तो आगे बढ़ते हुए कुछ आप लोगों को मैं चर्चा करना चाहूँगा कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में आपको करना क्या होता है और ये फाइल्स आपको कैसे तैयार करनी है, क्या क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में जो 50 मार्क्स का आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में वाइवा बेस्ड है, प्रैक्टिकल के समय जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने कहाँ, किस स्कूल में आपने इंटर्नशिप किया है, वो बताना पड़ेगा आपको। बेसिक चीज़ें भी लोग नहीं बता पाते कि हमारे सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर्स हैं, क्या नाम है। जब वाइवा के लिए प्राय मैं देखता हूँ कि बीएड परीक्षार्थियों से ये पूछा जाता है कि आप बताएं आपके सेकेंड ईयर्स के कौन कौन से पेपर्स हैं। पेपर्स के नाम नहीं बता पाते, कॉलेज का नाम भी उन्हें पता नहीं होता है। आते हैं प्रतिदिन, लेकिन उन्हें कॉलेज का नाम भी नहीं मालूम है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की जगह बोल देंगे कि महाविद्यालय। कई लोग तो मैंने ये पूछा कि पूछे जाते हैं प्रिंसिपल की क्या नाम है, तो प्रधानाचार्य बोल देते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल को हिंदी में, प्राचार्य होते हैं कि प्रधानाचार्य। तो बेसिक चीज़ें जो एक शिक्षक के पास होनी चाहिए वो होती नहीं है। मतलब ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप बीएड की ट्रेनिंग कर लिए, प्रशिक्षण ले लिए, उसके बावजूद भी आपको जानकारी नहीं है कितने कौन कौन से टीचर्स हैं, नाम क्या है, पेपर्स क्या नाम है, प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है। जिस इंस्टीट्यूशन में आप बीएड की, जिस शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस कॉलेज का नाम भी नहीं पता है। तो बेसिक चीज़ें आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, उस पर अधिक फोकस नहीं करके मैं ये चर्चा करूँगा कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में फाइल में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको वाइवा में पूछे जाएंगे। जैसे सीसीई। सीसीई क्या है? आप लोग ने देखा होगा, सीसीई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सीसीई क्या है। सीसीई के बारे में आपने जानकारियां ली होंगी कि सीसीई क्या है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, और विशेष करके इसका जो है उपयोग आज तो नहीं है, जो जितने भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स थे, और उस आज से लगभग मुझे लगता है कि काफ़ी वर्षों पहले जो बच्चों के इवैल्यूएशन का जो माध्यम था वो सीसीई के द्वारा होता था, है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये इसका उपयोग कब आया, कब सीबीएसई बोर्ड ने में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया, या उसको तो जहाँ तक उम्मीद आ रहा है कि 2004 के आसपास जो है सभी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में
सीसी लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था और विशेष करके जो छोटे क्लास है 1 से 5 6 के बच्चों का जो है मूल्यांकन का एक आधार बना क्लास टेस्ट्स हैं कि कक्षा के दौरान शिक्षण के दौरान एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को एक पाठ या कोई एक लेसन आपने पढ़ाया, 2 लेसन पढ़ाया, एक यूनिट पढ़ाया, उस पढ़ाने के बाद बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए सतत, मतलब कि हमेशा सतत व्यापक मूल्यांकन कि बराबर जो है बच्चों का हमें क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। उन्होंने इतना के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, तभी हमें ज्ञात हो पाता है कि हमारे ज्ञान को छात्र ने कितना किस सीमा तक ग्रहण किया। तो इसमें आपको सीसी के बारे में जानना होगा, है ना, क्या है वो आपको उस फाइल में डिटेल्स में मिलेंगे, क्योंकि बहुत वीडियो में, बहुत लॉन्ग वीडियो में इस पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि जो प्राय वाइवा में पूछे जाते हैं SBA के बारे में, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें आता है कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। थोड़ा ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए रात का टाइम में इस पर क्लैरिटी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होता है, पहले सीसी आया, उसके बाद F1 F2 आपने देखा होगा कि स्कूल में टेस्ट के द्वारा मिलते थे, CBSE बोर्ड वगैरह स्कूल में बच्चों को F1 टेस्ट होता था, F2 अब वो भी खत्म हो गया। फिर भी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से हम बच्चों की कमियां, उनकी त्रुटियां, उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कि छात्र में क्या ऐसी कमजोरी रह गई, विद्यार्थी में कौन कौन सी ऐसी कमियां लर्निंग से संबंधित अधिगम की कमियां रह गई कि जो उसका पता लगाना, कमियों को पता करना किसके द्वारा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। जैसे हम क्लास में हमने एक यूनिट पढ़ा दिया बच्चों को पढ़ाया, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी यूनिट हमने खत्म कर दिया, या आपने एक लेसन, एक पाठ आपने पढ़ाया बच्चों को, तो आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, उस ज्ञान को कहाँ तक सीखा, किस सीमा तक सीखा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट परीक्षण देते हैं, परीक्षण के बाद आप उनका क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये मानिए क्लास में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, कोई किसी उस सब्जेक्ट में बहुत कम अंक लाता है, तो उसका कारण क्या है, क्या विद्यार्थी का ध्यान जो है विषय वस्तु की ओर है कि नहीं है, क्लास में उसका अटेंशन है कि नहीं है, क्या विद्यार्थी को उस विषय
को अध्ययन करने, याद करने, सीखने में कठिनाइयां हो रही हैं? क्या विद्यार्थी उस विषय को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है? जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक को अच्छी तरह से विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है, तो उसका कारण कैसे जानना पड़ेगा कि भाई आखिर लर्निंग क्यों नहीं हो रही है, कि अधिगम सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। उन बाधाओं का, उन कारणों का आपको क्या करना है, निवारण करना है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जैसे वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है ना, और यूनिट टेस्ट है, त्रैमासिक परीक्षाएं भी कर सकते हैं आप ईयरली तक। जो भी हम निरंतर अनवरत रूप से छात्र के उपलब्धि का परीक्षण करना चाहते हैं, कि पता लगाना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं कि छात्र ने कितना सीखा, तो उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम पता लगाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए होता है कि आपको उसी समय, कि मैं मैथ्स विषय पढ़ाता हूँ, गणित विषय, अगर बच्चों को हमने फैक्टर टॉपिक्स प्रारंभ किया पढ़ाया, कोई एक टॉपिक फैक्टर्स का, गुणनखंड का, और बच्चों को पहले ही एक सिंपल फार्मूला के इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पे आधारित अगर हम प्रश्न बच्चों को देते हैं, पहले तो समझाएंगे है ना कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इस पे आधारित आप प्रश्न क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आप क्या जानना चाहेंगे, हमने जो आज टॉपिक, जो विषय पढ़ाया फैक्टर्स के, इस फार्मूला पे आधारित, उस पे बच्चों की कितनी पकड़ बन पाई, कितना बच्चों ने अधिगम कर पाया, कितना उन्होंने सीखा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट के द्वारा ही पता लगता है कि छात्र कि उस विषय में, उस टॉपिक में कितनी पकड़ बन पाई, कितना छात्र ने सीखा। अगर विद्यार्थियों ने उस टॉपिक को अच्छी तरह नहीं सीखा, तो हमें क्या करना होगा, उस टॉपिक को अच्छी तरह दूसरे तरह से हमें समझाना पड़ेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा। और उनकी पहले आखिरी जानकारी ये भी करनी पड़ेगी कि यहाँ डायग्नोस करना पड़ेगा, निदान करना पड़ेगा फॉर्मेटिव की, आखिर किन कारण से छात्र इस विषय को, इस टॉपिक को नहीं समझ पाए। क्या हमारे पढ़ाने की शैली, सिखाने का तरीका, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति क्या उपयुक्त नहीं था? क्या बच्चों के स्तर पे जाकर के हमने शिक्षण कार्य नहीं किया? क्योंकि हमने पहले चर्चा किया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग फर्स्ट ईयर में हमने बताया, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया कितने लेवल्स, और 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल्स। तो छोटे बच्चों को हमें सिखाने का जो तरीका है, क्योंकि वो स्मृति स्तर पे सीखते हैं, क्योंकि उनमें सोचने, समझने, चिंतन, तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास मानसिक रूप से वो परिपूर्ण नहीं होते। तो उस लेवल पे, जिस लेवल पे विद्यार्थी हैं, जिस स्तर पे विद्यार्थी है, उस स्तर पे जाकर के अगर हम उनके मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर,
सामवेदिक स्तर पे जाकर शिक्षण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को समझ में आएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम पता लगाते हैं अधिगम की कठिनाइयों का, कि लर्निंग में क्या क्या डिफिकल्टीज हो रही है, क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं। यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये वीकली, मंथली, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं। समेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इसे हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का एक पार्ट है। और जैसे लर्निंग निरंतर अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह इवैल्यूएशन भी निरंतर अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यानी इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि समेटिव असेसमेंट वार्षिक होता है, एनुअल। वार्षिक, जैसे एक कोर्स हमारा 1 ईयर का है या 2 ईयर्स का है, उस कोर्स एक वर्ष में जो छात्र ने जो उपलब्धि प्राप्त की, छात्र ने एक साल में क्या सीखा, 1 ईयर कोर्स समाप्त होने के बाद उसका उपलब्धि क्या रही। तो इस उपलब्धि को जानने के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब हो गया एक प्रकार से वार्षिक जो है मूल्यांकन। वर्ष में एक एकेडमिक कैलेंडर ईयर्स में अचीवमेंट छात्र ने कितना किया, वो समेटिव असेसमेंट के द्वारा होता है। जैसे मूल्यांकन हुए एक एकेडमिक कैलेंडर की समाप्ति के बाद या कोर्स की समाप्ति के बाद हम छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो वहाँ कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, पाठ सहगामी क्रियाएं कौन कौन से स्कूल में कराए जाते हैं। आप सभी जानते हैं डिबेट होते हैं, क्विजेस हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, निबंध प्रतियोगिता है, जो और एक्टिविटीज हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, समय सारणी बनाना है, प्रेयर कैसे कराना है बच्चों को, सब कुछ ये सारी गतिविधियाँ आपके स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसके अलावा आपको वार्षिक प्लान बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। एक तो सब्जेक्ट वाइज भी बनते हैं, पूरे वर्ष का एक एकेडमिक कैलेंडर बनता है। तो सारी चीज़ें जो है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के प्रशिक्षण, इंटर्नशिप के प्रशिक्षण के दौरान आपको ये जानकारियाँ दी जाती हैं। इसलिए आपके लिए स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है सेकेंड ईयर में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि पाठ योजना। पाठ योजना तो प्रथम वर्ष में भी बताया गया है कि लेसन प्लान आपको पाठ योजना कैसे बनानी है, किस तरह से बनानी है, समझाया जाएगा। आज हम ये बताना चाहेंगे कि आपको जो दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें पाठ योजना में क्या आपके सिलेबस में दे रखा है, क्या कंटेंट। पहले आपको बनाना पड़ेगा माइक्रो टीचिंग के 5 पार्ट लेसन। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के 5 आपको 5 लेसन बनाने पड़ेंगे। एक मिनट, आपको 5 जो है
माइक्रो लेसन डायरी में दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स में पहले आपको बताना पड़ेगा माइक्रो टीचिंग के कितने लेसन बनाने हैं आपको, टोटल 5। ये माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण स्किल्स है, ये टीचिंग का एक पार्ट है। ये टीचिंग नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण नहीं है, ये स्किल्स है। आपको इसमें 5 स्किल्स, कोई भी एनी 5 स्किल्स पे आपको लेसन बनाने पड़ेंगे, 5 स्किल्स पे। पहले आप किसी टॉपिक को आप पढ़ाते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल। फिर ब्लैक बोर्ड, हालांकि ब्लैक बोर्ड तो पहले आता है, ब्लैक बोर्ड स्किल। इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन स्किल यानी व्याख्यान या एक्सप्लेन स्किल, व्याख्या कौशल। आप ऐसे तो स्किल्स तो बहुत हैं माइक्रो टीचिंग में, कम से कम 21 स्किल्स है जो माइक्रो टीचिंग में हमने क्लास में बताया है, उस पर बहुत नहीं जाएंगे। तो आपको कुल मिलाकर के ये कहने का तात्पर्य है कि माइक्रो टीचिंग के 5 स्किल्स बनाने हैं, इंडक्शन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, 4 हो गए, 4 हो गए। इसके अलावा स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के अलावा आपके क्या है, प्रदर्शन कौशल है। तो आप माइक्रो टीचिंग में 5 लेसन प्लान बनाने हैं स्किल के, 5 स्किल्स के प्लान आपको बनाने हैं। इसके बाद आपके जो सिलेबस में है माइक्रो के बाद 5 लेसन प्लान बनेंगे मेगा माइक्रो 5, मेगा 5, डिस्कशन लेसन प्लान 1 और स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस में आपको कुल 12 लेसन प्लान बनाने, 12। जो माइक्रो तो अलग हो गया, स्किल बेस्ड लेसन प्लान बनाना है। मेगा, डिस्कशन, स्कूल लेसन प्लान जो बनेंगे वो टोटल मतलब सेम एक जैसे फॉर्मेट में, तो लेसन प्लान का फॉर्मेट है उसी तरह आपको मेगा, वो नाम दे रखा है मेगा, डिस्कशन, स्कूल, फॉर्मेट एक ही होगा, ये बनाने हैं। इसके दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में याद रखिएगा माइक्रो के 5 जो है लेसन प्लान, फर्स्ट टीचिंग में वही बनेंगे, सेकेंड टीचिंग में भी वही माइक्रो के 5 बनेंगे, मेगा भी 5 पहले टीचिंग के उसमें, और डिस्कशन के 12 स्कूल लेसन प्लान बनेंगे। इस तरह से तो यानी एक फाइल आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज इंटर्नशिप की फाइल प्रिपेयर करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी। उसमें 15 नंबर्स का वाइवा होगा और दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के लेसन प्लान तैयार करने होंगे। दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में 5 लेसन होंगे आपके माइक्रो के, वो स्किल बेस्ड है, कोई भी 5 स्किल्स पे आपको प्लान बनाने हैं।
लेसन और सारे स्किल्स हैं, एक्सप्लेनेशन, तो बहुत सारे स्किल्स हैं। कुल ऐसे 21-22 स्किल्स हैं, लेकिन आप लोगों को 6-7-8 स्किल्स पे प्रैक्टिस कराई जाती है माइक्रो टीचिंग के दौरान। तो उनमें से आपको 5 स्किल्स पे तैयार करना है। इसके अलावा 5 मेगा लेसन प्लान, एक डिस्कशन लेसन प्लान, 12 स्कूल टीचिंग लेसन प्लान तैयार करना है। ये आपको दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के लेसन प्लान डायरी में आपको तैयार करना है। लेसन डायरी के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के मार्केट में फाइल्स लेसन प्लान की डायरियाँ मिलती हैं और इसी में आपको बनाने हैं। इंडेक्स वगैरह सब दे रखा है, इसमें आपको पूरा बनाना है। टाइम टेबल भी है, बच्चों के अटेंडेंस भी फिलअप करना है। इंडेक्स है, इस इंडेक्स को आप देख लीजिए। इंडेक्स कंप्लीट करने हैं, पहले 5 माइक्रो, फिर उसके बाद मेगा 5, एक डिस्कशन और 12 स्कूल टीचिंग। यहाँ से इसमें आपको माइक्रो के शुरू होंगे, है ना। माइक्रो के इसी तरह बीच बीच में पेज दे रखे हैं। आपका डिस्कशन, माइक्रो के बाद मेगा, या थोड़ी लाइट की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह के आप लेसन प्लान की डायरियाँ ले लीजिएगा। हर स्टेशनरी की दुकान पे उपलब्ध होती हैं, जहाँ बीएड कॉलेजेस हैं वहाँ आप सबको मिल जाएंगे इसको, है ना। इस तरह से आप लेसन प्लान लेकर के दोनों टीचिंग सब्जेक्ट का आपको तैयार करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ की फाइल आप कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे। फोल्डर ले करके, पेजेस ले करके, आप इसका स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं। तो इसमें पेजेस ले करके आप इसको जितने पेज के लगभग अच्छे जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, स्कूल के सब लगे हुए हैं डिटेल्स, तो इसको आप बनाएंगे, है ना। कैसे इक्विपमेंट है, कैसे आपको जो है स्कूल में क्या क्या इक्विपमेंट हैं, डिटेल कितने क्लासरूम्स हैं, बच्चों की जो है पूरी चेकलिस्ट बनानी पड़ती है, तो सब कुछ इसमें डिटेल्स है। ये फाइल आपको पेजेस लेकर के फोल्डर में इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो है, और इसके अलावा एक एक लेसन प्लान दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के आपको तैयार कर लेने हैं। उसको डेमो कुछ समय जब प्रैक्टिकल होगा आप आपको दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के तैयार रखने हैं। जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के जो डायरी के अलावा जो लेसन प्लान में आपने लेसन प्लान बनाया, उसके अलावा एक एक लेसन प्लान दोनों टीचिंग, जैसे मान लीजिए मेरा टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है और एसएसटी, तो एक लेसन प्लान अलग से तैयार करेंगे अपने मनपसंद जो चीज़, मान लीजिए 7, 8, 9, 10 तक क्लास के बच्चों का कोई भी ऐसी टॉपिक जो चाहे हम गद्य का ले लें या पद्य का ले लें या नाटक का, व्याकरण का, हिंदी में एक टॉपिक लेकर के उसको अलग से हम लेसन प्लान बनाकर रखेंगे तैयार करके, उससे संबंधित चार्ट मॉडल भी बना लेंगे। और दूसरे लेसन प्लान एसएसटी है, तो एसएसटी में बहुत सारे करेंट्स भी टॉपिक को आप ले सकते हैं। और ऐसे 9, 10, 8th क्लास के बच्चों को आप देख लीजिए, स्कूल के जो में बुक्स चलती है उसके अकॉर्डिंग भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी समसामयिक विषय पे भी आप लेसन प्लान फाइनल के लिए तैयार कर सकते हैं डेमो देने के लिए।
लेकिन चार्ट्स मॉडल्स आपको तैयार रखने होंगे। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसको जो एक एक लेसन प्लान होगा उसको भी इसी तरह जो फोल्डर आते हैं उसमें टैग कर देने हैं और दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के लेसन प्लान के फाइल्स, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के फाइल्स, ये तीनों आपको प्रैक्टिकल के दिन लेकर के जहाँ भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहा है जैसे बीएड कॉलेज में वहाँ आपको जाना होगा और दो अलग अलग लेसन प्लान, दोनों टीचिंग के एक एक लेसन प्लान अलग से बना करके ले जाना होगा और उसी को जो है आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना होगा। अब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, पहले आप लोग प्रायः हम सभी जाते क्लास में लिख देते हैं प्रकरण, लेकिन प्रकरण नहीं लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन स्किल में हमने बताया है कि प्रस्तावना कौशल में कि हमें क्या है कि बच्चों से पहले प्रीवियस नॉलेज के हम क्वेश्चनिंग करते हैं। पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्न के बाद जब छात्र उत्तर नहीं दे पाता है जिन प्रश्न का, तो वहाँ से हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग लेते हैं, है ना। प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग के बाद ही हम टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे पहले जो बेसिक नेसेसरी जो एंट्रीज हैं उसको आपको फुलफिल करना होगा ब्लैक बोर्ड पे। जैसे डेट है, विषय का नाम क्या है, पीरियड कौन सा है ना, क्लास है, फिर यहाँ प्रकरण के समय अवधि कितने मिनट्स का आपका क्लास है, 30, 35, 40 मिनट। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करके तभी आगे के टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। सॉरी फॉर लाइव में उपस्थित नहीं हो पाए उसके लिए खेद है। लेसन प्लान को हम अलग वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे बनाकर एक लेसन प्लान कल कोशिश करेंगे कि आपके लिए उपलब्ध करा दें। कुछ तकनीकी है, कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से लाइव नहीं हो पाए, इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।